चीन भारत का इतिहास पढ़ा है तो हुएनसांग का नाम जरूर पढ़ा होगा। हाँ, वही चीनी यात्री जो छुपते छुपाते चीन से चलकर भारत पहुंचे थे। हुएनसांग भारत पहुंचकर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक अध्ययन किया और इस विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक पढ़ाया भी। उनकी याद में 12 फरवरी 2007 को नालंदा में उनको एक मेमोरियल समर्पित किया गया है। यह भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक संबंधों को प्रदर्शित करता है। यह भविष्य में दोनों देशों के बीच विचारों के आदान प्रदान का एक मंच भी है। तो आइए हुएनसांग के इस 17 साल के कठिन यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूजनीय हुएनसांग का जन्म 603 ईस्वी में चीन के वर्तमान हेनान प्रांत में विद्वानों के परिवार में हुआ था। वे 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके बचपन का नाम चेन हुई था। मात्र 9 वर्ष की आयु में वे बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। जब वे 13 वर्ष के हुए तब उन्हें तिसंगतु मठ में शामिल कर लिया गया और सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त कर बौद्ध भिक्षु के रूप में प्रव्रजित हुए। उन्होंने 619 ईस्वी में चीन के सिचुआन प्रांत में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 622 ईस्वी आते आते हुएनसांग प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाने जाने लगे। उन्हें बौद्ध धर्म में काफी रुचि थी। वे बौद्ध धर्म के बारे में गहराई से अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन चीन के बौद्ध विहारों में जो ग्रंथ या पुस्तकें थीं, वे संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद की गई थी और अनुवाद ऐसा कि जिसे पढ़ने में सर चकरा जाए। उन्हें इन ग्रंथों से ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हुएनसांग एक मेधावी और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनका मानना था कि चीनी बौद्धों को परेशान करने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भारत जाना ही एकमात्र तरीका है। हुएनसांग तो भारत आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के चीनी सम्राट ताइज़ोंग ने चीन से बाहर की यात्राओं पर प्रतिबंध लगा रखा था। सन 629 ईस्वी में उन्हें एक स्वप्न में भारत आने की प्रेरणा मिली। फिर क्या, वे चुपके से अपना बड़ा सा बैकपैक उठाया और चाइना से बाहर निकल पड़े। लेकिन यह यात्रा उनके लिए आसान नहीं था। और वहां से बोध गया पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर वे वहां से उत्तर दिशा की ओर चलकर नालंदा पहुंचे, जहां भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों ने पूजनीय हुएनसांग का हार्दिक स्वागत किया। हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अपना काफी समय बिताया। यहाँ वे तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत और बौद्ध योग शास्त्र सीखे। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख आचार्य शीलभद्र थे। उन्होंने भारत में बौद्ध संप्रदाय की अनेक शाखाओं के बीच के मतभेदों को शांत करने के लिए बौद्ध सूत्रों का उपदेश दिया। हुएनसांग ने कई पाखंडियों को बौद्ध सूत्रों के वाद विवाद में पराजित भी किया। 642 ईस्वी में हुएनसांग ने भारत से विदाई लेकर अपने साथ 657 महत्वपूर्ण ग्रंथों को 20 घोड़ों पर लादकर चीन वापस जाने लगे, तो लोग उन्हें चीन वापस जाने से रोकने लगे। उन्हें लगता था कि हुएनसांग को चीन के सम्राट उन्हें सजा देंगे। चीन पहुंचने के बाद उनके साथ क्या हुआ? वहां के नागरिकों और राजा ताइज़ोंग ने उनका जोरदार स्वागत किया। भारत से चीन वापस लौटने के बाद उन्होंने चांगयांग प्रांत में सबसे बड़ा अनुवाद संस्थान खोला। उन्होंने अपना शेष जीवन इन ग्रंथों को अनुवाद करने एवं बहुत से बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देने में व्यतीत किया। रुचि योगकारा या चेतना मात्र के क्षेत्र में थी। उनकी यह सिद्धि चीनी बौद्ध धर्म और फिर पूर्व एशियाई बौद्ध धर्म पर बड़ा प्रभाव पड़ा। आज बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय स्थान हुएनसांग का ही है। आज हर भारतीय और इस दुनिया के लोगों को उनके इस लगन और मेहनत से सीख लेनी चाहिए कि परिस्थितियां जो भी हो, लेकिन निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।